पिछले 24 से 48 घंटों में इस रीजन में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो ये कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने एक साथ नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का विजिट करना था बैक टू बैक। इस दौरे का मकसद इन तीनों मुल्कों के साथ चीन के जो डिफेंस रिलेशंस हैं इनको मजीद मजबूत बनाना था। लेकिन अब इंडियन मीडिया के बाज आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनका ये दौरा ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। इसकी वजह यह दी जा रही है कि बांग्लादेश वो नहीं आ रहे, उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है या फिर पोस्टपोन कर दी है। इसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलना था बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से, लेकिन वो दोनों कोविड की वजह से मिल नहीं सकते। इन दोनों को कोविड पॉजिटिव इन दोनों हजरात का आया हुआ है और ये इनसे मिल नहीं पा रहे इस वजह से। इसके बाद चीन के डिफेंस मिनिस्टर नेपाल गए, जहां पर इंडियन मीडिया के बकौल उनको खास अहमियत नहीं मिली, जो कि बिल्कुल गलत न्यूज़ है। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं चीन के डिफेंस मिनिस्टर, तो उनको नेपाल के होम मिनिस्टर ने जाकर रिसीव किया है और इनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई है नेपाल के आर्मी चीफ से और उनको वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अब जरा इंडियन मीडिया ये बताए कि अहमियत और किसको कहते हैं। जब पूरा स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है चीन के डिफेंस मिनिस्टर को, तो अहमियत आप किस तरह लिख रहे हैं कि इनको अहमियत नहीं मिली। जहां तक उनकी नेपाल के पीएम से ना मिलने की बात है, तो दो खबरें आ रही हैं इस सिलसिले में। कुछ इंडियन मीडिया के आउटलेट्स ये लिख रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और कुछ ये लिख रहे हैं कि उनकी विजिट में पहले ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ये इंक्लूड नहीं था, बल्कि उनसे सिर्फ और सिर्फ फोन पे बात होनी थी। अच्छा, ये याद रहे कि जब नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस दौरे का शेड्यूल जारी किया था, तब उसमें उन्होंने ये कहा था कि चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनकी मुलाकात नेपाल के आर्मी चीफ से तो तय है, अलबत्ता नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे और जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं उनसे फोन पे इनकी बात होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये अब खबरें लगा रहे हैं कि उनकी मुलाकात दरअसल हुई है नेपाल के वजीर आजम से। यहाँ ये भी बात अहम है कि नेपाल का ये जो इनका दौरा हो रहा है चीनी डिफेंस मिनिस्टर का, ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब इंडिया भरपूर कोशिश कर रहा है कि नेपाल की रूलिंग पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा करके वहाँ एक प्रो इंडिया हुकूमत को इक़्तिदार में लाया जाए। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओपनली इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। दरअसल नेपाल के साथ वही गेम खेलने की कोशिश की जा रही है जो इससे पहले सिक्किम के साथ 1975 में खेली गई थी। और इस वक्त भरपूर तरीके से नेपाल में मौजूद प्रो इंडिया जो पॉलिटिशियंस हैं इन पे इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि केपी ओली को हटा के इंडिया नवाज हुकूमत वहां पर कायम की जा सके। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन 2 दिन पहले ही नेपाल गए थे अपने एक अहम तरीन दौरे पर, जहां उन्होंने अहम मीटिंग्स की हुई हैं एंटी चाइना जो ग्रुप के लोग थे उनसे, तो उनकी इस मीटिंग के 2 दिन के बाद ही चीनी डिफेंस मिनिस्टर वहां गए हुए हैं। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नेपाल के आर्मी चीफ से चीनी डिफेंस मिनिस्टर की इस वक्त मुलाकात बहुत कुछ इशारा दे रही है। ऐसा भी मुमकिन है कि इंडिया की जानिब से फौज के जरिए केपी ओली की हुकूमत को घर भेजने की तैयारी की जा रही हो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि आपको इल्म होगा कि माजी में भी इंडिया और नेपाल के इस कदर जबरदस्त ताल्लुकात रहे हैं कि नेपाल में से इंडिया की फौज का एक रेजिमेंट भर्ती किया जाता है जिसे गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है, और इंडियन आर्मी चीफ नेपाल के फौज के एजाजी जनरल भी हुआ करते थे। लेकिन फिर नेपाल का इलाका कब्जा करने के बाद और कई साल से उस पर कब्जा जमाए रखने के बाद और हर तरह की ज्यादतियों के बाद, अब जब नेपाल इंडिया की कैंप से निकलकर चीन की कैंप में अलग लाइन जब उन्होंने ली हुई है, तब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया अपनी इस कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए जो कि फौज में है, वहां पर सिविल हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मिस्र की हुस्नी मुबारक कई साल तक उनकी बादशाहत मिस्र में रही थी, और फिर वहां पर जब इख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत आ गई उनकी बादशाहत को हटाकर, तो जीसीसी के कुछ ममालिक ने वहां जनरल सीसी को सपोर्ट करके मार्शल लॉ लगवा दिया था, क्योंकि उन मुल्कों की मिस्र की फौज के साथ अच्छे मरासिम थे। इस सिलसिले में नेपाल के आर्मी चीफ के साथ चीनी डिफेंस मिनिस्टर की ये मुलाकात बहुत ही अहम है। इसके बाद चीनी डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं और वहां एक अहम डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, ये हम आपको बता दें। बहुत ही अहम डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान और चीन के बीच बहुत सारे एमओयूज और बहुत सारे डिफेंस पैक्ट हालिया सालों में साइन हुए हैं और उनमें एक और का इजाफा हुआ है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो मौजूदा इनकी विजिट में जो एमओयू साइन हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच, इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं। ये बात बहुत अहम है कि इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की हुई हैं। लेकिन ये तो तय है कि इंडिया के लिए इस सिलसिले में मुश्किलातें मजीद बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि लद्दाख वो इलाका है इंडिया का जहां पर चीन बैठा हुआ है और उसी इलाके में पाकिस्तान का भी बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, और इसी इलाके में पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग भी हो चुकी है, कारगिल की जंग, जैसे इस वक्त चीन और इंडिया की हुई है। अलबत्ता उस जंग में, कारगिल वाली जंग में जानी नुकसान हजारों की तादाद में हुआ था। पाकिस्तान भी जो था इंडिया के जेर कंट्रोल इलाके में घुस के आ गया था और वहां पर बैठ गया था, जिसको छुड़वाने के लिए कई नाकाम कोशिशें करने के बाद इंडिया ने अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर यह दबाव डलवाया था कि वो कारगिल का इलाका खाली कर दे, जिस वजह से नवाज शरीफ जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपनी फौज को वापस आने का कहा था, जिस पर फौज और उनके दरमियान तलखी पैदा हो गई थी। और उस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे वो जनरल मुशर्रफ थे, और जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे इस एपिसोड के बाद, और ये ताल्लुकात इतने खराब हुए जो कि आगे चलकर मार्शल लॉ और नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे तक जारी रहे। बहरहाल ये तो तय है कि चीन की तरफ से अगर इंडिया की जानिब से कोई एग्रेशन होता है तो पाकिस्तान भी जरूर उसमें इन्वॉल्व होगा, और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है इंडिया की जानिब से तो चीन की जानिब से भरपूर रेस्पॉन्स, ये अंडरस्टूड सी बात है कि चीन इसका रिस्पॉन्ड करेगा। और गालिबन इन एमओयूज ये जो साइन हुए हैं इसमें कुछ इसी तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि शेयर नहीं की जा रही। बहरहाल पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हमारी यानी पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती टाइम टेस्टेड है, और हमने हर मुश्किल मरहले को मिलकर फेस किया है और मिलकर उस पर फतहयाब हुए हैं, और आइंदा भी हम मिलकर हर किस्म की फ्यूचर की जो चैलेंजेस हैं इनके लिए तैयार हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि इनका ये जो स्टेटमेंट है ये मौजूदा आलमी तनाजुर में और मौजूदा जो इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान गेम चल रहा है, इसमें ये स्टेटमेंट जनरल बाजवा का बड़ा ही अहम है। इसमें एक बार फिर पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान चीन के जो इंटरेस्ट हैं इनके खिलाफ खित्ते में होने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम बना देगा। और सीपेक के सिलसिले में पाकिस्तान इनडायरेक्टली यही जवाब दे रहा है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त पाकिस्तान नहीं करेगा और किसी किस्म के दबाव में पाकिस्तान नहीं आएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो इनका प्लान है, इसको नाकाम करने की किसी भी साजिश को पाकिस्तान कामयाब होने नहीं देगा। इससे आप पाकिस्तान और चीन की जो बीच जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पर साथ हैं। अलबत्ता जो एक सोचने वाली बात है वो ये है कि आखिर एंड टाइम पर बांग्लादेश का विजिट क्यों कैंसिल किया है चीनी डिफेंस मिनिस्टर ने। एक इसके सिलसिले में जो रीजन दिया जा रहा है कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर को कोविड पॉजिटिव उनका आया हुआ है, इसलिए वो मिल नहीं सकते, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इनकी विजिट अगर तय थी और आला तरीन शख्सियतों से इनको मिलना था तो एंड टाइम पर इस विजिट का कैंसिल होना बहरहाल सवालात जरूर छोड़े जा रहा है।